अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियाज़ खोखर और आप देख रहे हैं गुफ्तगू विद नियाज़ खोखर। आज हमारे साथ मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद मुजाहिद शाह साहब। आज हम इनसे बात करेंगे सिंध में बढ़ती हुई गर्मी और बिजली का बहरान, इस पे आज हम बात करेंगे। शाह साहब बताएं, ये माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कि शदीद गर्मी है सुबह में और बिजली का भी बहरान है, तो इस पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा और ऐसे कौन से इंतज़ामात किए जाएं जिससे गर्मी पर भी काबू पाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया नियाज़ भाई। इस वक्त सिंध में हीट वेव चल रही है। हीट वेव की कोई तीसरी या चौथी लहरें जो अभी से गर्मियाँ शुरू हुई हैं। तो आज भी कराची में जो टेम्परेचर था वो तो 40 था, मगर उसकी फील जो थी वो 45 से 46 तक चल रही थी। तो इसी हवाले से अगर हम देखेंगे पूरे सिंध में जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो 53 पॉइंट समथिंग जो है हीट वेव की जो स्पेल चल रहा है उसमें इतनी गर्मी की शिद्दत दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल सिंध में गर्मियाँ हर साल पड़ती हैं, अक्सर पड़ती हैं और उसमें 48 से 49 तक गई है, कभी कभी 50 तक जाती थी जैकमाबाद सिबी साइड पे या इस तरह या दादू की साइड पे। मगर इस साल जो गर्मी की शिद्दत आई है, अभी जून शुरू हुआ है, जुलाई पूरा पड़ा हुआ है। आप समझे कि इस वक्त जो पूरे सिंध में लू चल रही है और गर्मी की जितनी शिद्दत है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसमें आपने सवाल किया कि इसके एक तो माहौलियाती असरात है जिसने आपने कहा, और दूसरे इंतज़ामी असरात हैं। ये गर्मी सिर्फ हमारे पास नहीं पड़ रही, पूरे रीजन में, पूरे गल्फ़ रीजन में या अफ्रीका में इससे भी शदीद शायद गर्मी पड़ रही होती है। मगर वहाँ पे इंतज़ामिया है, हुकूमत है, इतने मतलब इंतज़ामात होते हैं कि आदमी अगर घर पे है या अपने ऑफिस में है या दुकान पे है तो वो गर्मी की शिद्दत से बच सकता है कि अनटिल अनलेस कि वो शदीद धूप में बाहर खड़ा नहीं हो सकता। मगर उसके बावजूद आप सिंध में देखें कि 36 घंटे लाइट चली जाती है तो आती ही नहीं है। एक दिन जाती है, तीसरे दिन आ जाती है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले सेप्को में बड़ा इशू हुआ था, आधे सक्खर की और आधे लाड़काना की लाइट नहीं थी। अभी तो 2 दिन पहले तूफ़ान आया रामबट्टी का सिंध के अपर सिंध में और फिर वो सेवन शरीफ की लाइट गई थी। हालांकि सीएम सिंध का हल्का है, उसका हल्का इंतखाब भी है, आबाई गांव भी है, मगर वहाँ पे 3 दिनों से लाइट नहीं है और लोग तड़प रहे हैं 50 डिग्री में। अब इस तमाम तर सिचुएशन में अगर देखा जाए तो एक तो कुदरती तौर पे माहौलियाती तब्दीली है, कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने दरख्त काट दिए हैं, चीज़ें काट दी हैं। दूसरा असल में मसला ये है कि हमारे पास इंतज़ामी कुछ भी नहीं। इवन हम कराची में बैठे हुए हैं तो कराची में भी अक्सर बेशतर इलाकों में लाइट नहीं है या लोड शेडिंग के तवील दौरान चलते हैं। अब ये आप कहा जाए कि हम पाकिस्तान जो है कि ईंधन की कमी से निबर्द आज़मा है तो हम गलत हैं। इस तरह नहीं है। हमारे पास अगर तवानाई के मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं, हम एटमी ताकत हैं, रिएक्टर बने हुए हैं, बन रहे हैं, उसके बावजूद भी बचपन से अभी तक आपने भी सुना, हमने भी सुना कि लोड शेडिंग। मैं अगर मिसाल दूँ आपको कि गल्फ़ में आप जाएँ या किसी और कंट्री में जाएँ अपने रीजन की, तो वहाँ पे लोड शेडिंग का टर्म अब भूल चुके हैं कि ये लोड शेडिंग क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे बिजली का जो तातुल है तो वहाँ तो लोड शेडिंग का तस्वर ही नहीं किया जाता कि तातुल क्यों है बिजली का। मैं भी आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, चाइना मेरा एक विज़िट लगा था तो मैं वहाँ पे गया था, तो ऐसे चूँकि हम अपने ही रूटीन के लोग हैं तो वहाँ पे रात गए तक लाइट नहीं गई, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं जाती है क्या, लोड शेडिंग नहीं होती? तो उन्होंने हैरानी से पूछा कि लोड शेडिंग क्या है, मुझे बिजली का वो तातुल करते हैं कुछ उसमें। बोला यार किस दौर में रहते हैं आप। तो ये है सूरत हाल इंटरनेशनली कि इंतज़ामी मामलात इतने ख़राब हैं सिंध में कि लोग गर्मी से तड़प रहे हैं और हमारे पास बिजली नहीं है और हम कोस रहे हैं कि यार गर्मी ज़्यादा है। अच्छा शाह साहब, ये थरकोल से जो बिजली बन रही है और हमारे चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह तो वो कहते हैं कि हम थरकोल से जो बिजली बनती है वो मतलब सिंध सूबा भी बिजली बनाने में खुद कफ़ील है। तो ये बिजली तो होते हुए थरकोल की बिजली इतनी बनती है वो तो मरकज़ को दे देते हैं, नेशनल ग्रिड में दे देते हैं। तो ये नहीं है कि पहले सिंध सूबे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए और लोड शेडिंग का खात्मा भी हो सके। इससे कहा तो ये गया था कि थर बदलेगा पाकिस्तान, और यकीनन पाकिस्तान की किस्मत बदल रहा है थर, मगर सिंध की किस्मत न थर की किस्मत थरकोल नहीं बदल रहा।
सीएम वजह फरमाते हैं, बिल्कुल वजह फरमाते हैं कि इतनी बड़ी हमारे पास 3000 मेगावाट या इससे भी कम बेश कुछ बिजली बन तो रही है, मगर वो सिंध को नहीं मिल रही। नियाज भाई, थर की जो बिजली है वो डायरेक्ट नेशनल ग्रिड में जाती है। फैसलाबाद और रावलपिंडी की जो सनती एरियाज़ हैं वो डायरेक्ट उनको सप्लाई होती है। आपकी मटियारी ट्रांसमिशन लाइन से जाके नेशनल ग्रिड में मिलती है। आपकी थर की बिजली कराची को, जामशोरों को, हैदराबाद को, दादू को, इवन थर पार करके मुख्तलिफ इलाकों को नहीं मिलती। फैसलाबाद को मिलती है। फैसलाबाद के लिए बनाया गया है ना। अब हम करेंगे बात तो फिर हो जाएगी सियासी, हम उस पर जाते नहीं हैं। असल में इशू ये है कि इंतज़ामिया, जब आपके आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि जो भी नेचुरल रिसोर्स जहाँ से निकलेंगे उसका पहला फ़ायदा उसके मकामी एरिया को, उसके बाद उस सूबे को, और उसके बाद नेशनल लेवल पे आएगा। मगर यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, चीज़ें बनती हैं तो फैसलाबाद और इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर के अलावा अगर कुछ बचता है तो नीचे जाता है, अदरवाइज़ बचता तो पहले ही नहीं है। सिंध में इतनी बिजली बन रही है, हमारे पास सिर्फ थर्कोल नहीं है ना, हमारे पास थर्मल है। मिसाल लाखड़ा पावर हाउस है, जामशोरों में थर्मल पावर हाउस है। आपको अल्लाह भला करे आपका, हमारे पास विंड एनर्जी का इतना बड़ा स्पेल है, कराची से लेकर जामशोरों तक जो पूरा स्पेल है विंड एनर्जी का लगे हुए हैं पंखे, आपने देखे होंगे हैदराबाद कराची आते हुए। तो वो बिजली जाती कहाँ है? हमारी पूरे सिंध की कंजप्शन जो है वो 1,500 से 2,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्रियल मिला के, कराची की भी बात कर रहा हूँ। और हमारी जो प्रोडक्शन है सिंध की वही इतनी है। तो अगर हम अपनी बिजली अपने सूबे में खर्च करें तो हमें 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मगर चाहे क्या है कि यहाँ पे मफादात तो पहले वफा के पूरे होंगे, फिर पार्टी के लिहाज से पार्टी जहाँ जाएगी और वही मफाद पूरे करेगी। और सिंध में लोग जो उनको पीपल्स पार्टी को हमेशा से वोट देते आए हैं, आज वो पानी के लिए भी तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। और इस शदीद माहौलियाती सूरत हाल में सीएम को कहा जाए ना कि आप ज़रा इस ठंडे कमरों से बाहर निकलो और 7 में अपने हल्के में अभी जाओ ना, ताकि पता चले कि जो लोग गर्मी की शिद्दत में बच्चे बिलक रहे हैं। होती नहीं है ना, होती नहीं है ना। अच्छा, होती भी है तो उसके पता है क्या, आप और हम दोनों 7 शरीफ के हैं और वो जानते हैं होती है तो जिनको मिलती है उन्हीं को मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। गरीब का ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो आप समझो कि वो ट्रांसफार्मर 15 दिन से पहले बनेगा नहीं, वो भी चंदा करके। अभी एक रिसेंटली केस हुआ है कि ख्वाजा आसिफ ने जो उनको लाहौर वाला सेपको वालों को किया था, तो मामला कितना उठा था कि भाई भी उनको 80,000 रिश्वत देनी पड़ी थी। अब आप समझो कि इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, अगर मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, कि अगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर जल जाए तो बेचारे चंदा करते हैं, झोली फंड मांगते हैं कि 1,000 2,000 रुपये दो ताकि वापडा वालों के मुंह में जाए पैसा, तो वो कोई पुराना सुराना दोबारा से ट्रांसफार्मर पैसे लेते हैं। बगैर पैसे लिए कोई चीज़ मैकेनिज्म नहीं है, सिस्टम नहीं है, बिल आ जाते हैं, बिल आ जाते हैं और बिजली नहीं आती। तो शाह साहब, ये सिंध गैस में खुद कफील है, बिजली बनाने में खुद कफील है, लेकिन सिंध में गैस भी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग होती है और बिजली नहीं है। तो ये सिंध गवर्नमेंट क्यों अपना केस वफाक के सामने पेश नहीं करती? और ये आप देखें कि लाड़काना जैसे शहर में 16-16 घंटे लाइट नहीं है। देखिए, सिंध के गवर्नमेंट केस तब प्लीट करे जब उन्होंने अपना काम पूरा किया हो। हमारे पास जितने रिसोर्स आपने गिनाए हैं वो हमारे सूबे के कंजप्शन से बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, मगर वो हमें पहले मिलें तब ना, हमें तो मिलते ही नहीं है। अब ये गवर्नमेंट की फेल्यूर, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंतज़ामी फेल्यूर ये है कि अपना तो आप हिस्सा नहीं ले सकते हो, ना पानी का, ना बिजली का, ना गैस का, रॉयल्टी का भी नहीं। NFC का मामला तो अभी चल रहा है, ये बजट का मामला इस पे चल रहा है, उस पर बड़ा कट लगेगा, चीज़ें हैं, वो अलग एक इशू है। हम आते हैं मौजूदा जो गर्मी की और लोड शेडिंग की सूरत हाल है, इसमें इंतज़ामी नाअहली हद से ज़्यादा है। आपने कहीं सुना है दुनिया में कि एक ही कंपनी को आपने 10 साल से 15 साल से ठेका दिया हो कि शहर कराची की बिजली आप सिर्फ के इलेक्ट्रिक के पास हो और कोई कंपनी कॉम्पीट में नहीं आएगी? आप कनाडा जाएं, आप चाइना जाएं, अमेरिका जाएं या किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ पे कंपटीशन है, मुख्तलिफ बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियाँ आती हैं, वो आपको कम से कम रेट में अच्छे से अच्छी बिजली देती हैं। वो तो के इलेक्ट्रिक तो अभी माफिया बन गई है ना। माफिया कौन है उसमें बैठा हुआ? के इलेक्ट्रिक में आप और मेरे के दोस्त यार तो नहीं है, वो इन्हीं हुक्मरानों के औलाद, दोस्त, यार, अहबाब, घर के अफराद, वही बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लगे हुए हैं, डायरेक्टर्स के नाम पे, शेयर्स भी इनके अपने हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि हम आवाम को बिजली दें और ताकि ये खुशहाल हो जाएं, जहनी सुकून में आ जाएं? तो शाह साहब, इसका मतलब ये है कि ख़ुद यहाँ इंतज़ामी जो फुकदान है
पैदा करता है, खुद गवर्नमेंट नहीं चाह रही पैदा करता है, अपने तय उन्होंने पैदा किया हो कि ये बहरान हो तो लोग सिर्फ इसी में चक्कर में हो, जिस तरह कहते हैं कि सिर्फ पेट के चक्कर में हो तो दूसरा कुछ नहीं सोचे। अब इस शदीद गर्मी में हम आप तो चलो कुछ एज के हिसाब से अभी इतने हैं कि चीज़ें सस्टेन कर जाते हैं या थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाते हैं। आप यकीन माने आप हॉस्पिटल्स में जाएं, बच्चे बिलख रहे होते हैं, बिल्कुल इतनी शदीद डायरिया में चल रही है, इतनी हीट वेव की वजह से वहाँ पे हीट स्ट्रोक के इतने केसेस आ रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है और लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो बच्चा अचानक से सकते में आके गिर गया है, इसको गर्मी लगी हुई है, इसको और हीट स्ट्रोक अस्पतालों में जो हालत खराब है वो भी आप जानते हैं। बिल्कुल जानते। तो अब इसमें करना ये है कि देखिए, एक तो इंतजामी मामला आते हैं, उसको सीधा करने की ज़रूरत है। दूसरा, एक मैं बात करता हूँ आवाम की सतह पे कि लोगों में अब पता नहीं क्यों है, लोगों को इतने पास इतनी मीडिया, इतना सोशल मीडिया, हर किसी के हाथ में मोबाइल भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। लोग क्यों नहीं समझते हैं कि भाई अब गर्मी से बचने के लिए हमें क्या क्या इकदाम करने चाहिए। एक तो लोग वो हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट ही है, मिसाल के तौर पे हमारे हारी हैं, मज़दूर हैं, या जो मेहनतकश हैं, जो बाहर खेतों में काम करते हैं, रोड किनारे बैठे होते हैं सारा दिन गर्मियों में, उनकी बेचारों की मजबूरी भी है, मगर उनको इतना एहतियात करने की ज़रूरत है कि भाई डायरेक्ट धूप में न जाएं। इस वक्त शदीद गर्मी की लहर चल रही है, धूप में जाएंगे। हाँ, दूसरा, हम पानी की कंजप्शन हमने देखा है कि बहुत कम करते हैं। हमें इस सिचुएशन में बार बार पानी पीना चाहिए, जितना ज़्यादा हो। डॉक्टर तो बोलते हैं कि 8-10 गिलास पियो, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके पेट में, मादे में से पानी छलकने की आवाज़ जब तक आए तब तक आप पानी पीते रहें, क्योंकि वो पानी बढ़ेगा तो आपका यूरिन भी ठीक होगा और आपके बाकी मामला जो हैं जिस्म के वो सही होंगे, आप हीट वेव से बच जाएंगे। अनटिल अनलेस के आप हॉस्पिटल पहुँचे, फिर इलाज शुरू हो, फिर वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि ख़ुद भी एहतियात करे। सूरत हाल के मद्दे मुकाबिल हमें लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन शाह साहब, एक चीज़ और भी है ना कि लोगों को इस सूरत हाल में, शदीद गर्मी में, तो लोग जैसे केपी चले जाते हैं, मरी चले जाते हैं, हुंजा चले जाते हैं। तो सिंध इतना रिच, शाहूकार, शानदार सूबा है, वहाँ ऐसे ऐसे प्लेस हैं, उनको अगर सियाहती तौर पर डेवलप किया जाए तो लोगों को यहाँ सियाहत के अच्छे खासे जो है ये मिल सकते हैं, लोग वहाँ जा सकते हैं। यहाँ तो एक गोरख हिल स्टेशन है, वहाँ भी जो इंतज़ामात हैं, मैं तो कम से कम उनसे मुतमिन नहीं हूँ। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कराची वाले जाते हैं या बाकी अज़ला से लोग आते हैं, किंजर झील तक आते हैं। तो सिंध में अगर सियाहत पर काम किया जाए तो यहाँ तो लोगों को बड़ी मिल सकती है सहूलत। आपने तो अचानक से जो टेम्परेचर था ना, 51 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपने सवाल को ऐसे टर्न कर दिया कि वो अब 26 पे आ गया है। वो कहाँ गर्मी, लोड शेडिंग पे आपने एकदम से मेरे पसंदीदा मौजू को कर दिया। बात तो आपकी सही है, टेक्निकली देखा जाए नहीं, गर्मियों में मैं वही बता रहा हूँ कि टेक्निकली तौर पे सही है कि इंसान गर्मी से बचने के लिए कहीं ना कहीं तो छाँव ढूंढता है, ठंडक ढूंढता है, वो मरी निकल जाते हैं। अक्सर और बेशतर ये है ना, कराची से लेकर कश्मीर तक, बल्कि पूरे पाकिस्तान से घर में ये लोग जाते हैं शुमाली इलाके जाते। हाँ। और वहाँ पे चूँकि इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे गर्मी की शिद्दत कम है बनिस्बत सिंध के और बाकी पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के कम है। वहाँ पे इस वक्त भी अब अगर हम 48-50 डिग्री में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे शिद्दत जो है ना 26, 27, 28, 30 तक है, इतनी है, ज़्यादा से भी शायद कमी होगी। लोग जाते हैं और जाना चाहिए। टूरिज़्म सबसे सेहतमंद एक्टिविटी है और बहुत लोग पहले जाते थे। सच्ची बात, मैं आपको बात बताऊं कि 2 साल पहले तक टूरिज़्म में इतना बूस्ट था पाकिस्तान भर में, सिंध से तो बहुत ज़्यादा लोग जाने शुरू हो गए थे। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और ये सारे इलाके बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर किए थे 2 सालों से। और गुज़श्ता ये 6 महीनों से जो जंग का माहौल बना हुआ है और यहाँ पे मसनूई तरीके से तेल का बहरान पैदा करके और तेल की कीमतें इंतहाई महंगी कर दी हैं, ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी हो गई कि लोग जाते हुए भी नहीं जा सकते। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने जो बात की वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई हम गिलगित या कश्मीर जाते हैं कि कुछ दिन 10-15 दिन ठंडक के गुजारें, यहाँ माहौल से निकले, बच्चे भी ज़रा घूम के आ जाएं। सिंध में भी कुदरत ने वो चीज़ें हमें दी हुई हैं, वो हमारी अपनी ना है लिए कि हमने उनको ना डेवलप किया है, न एक्सप्लोर किया है, न उसकी मार्केटिंग की है। गोरख का तो नाम बहुत सारे दोस्तों ने सुना भी होगा, बहुत सारे गए भी होंगे, पर सिर्फ गोरख ही सिंध में इतनी अच्छी जगह एक नहीं है कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है।
गोरख से पहले दीगर मकानात भी हैं। बड्डो जबल आता है। हाँ, बिल्कुल। बड्डो जबल सेवन शरीफ से नज़दीक है, वो कितना शानदार है, शानदार है। और वही जो गोरख से ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर है, 1-2 डिग्री का फ़र्क होगा। इस वक्त भी अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, कराची में 48 की हम फील कर रहे हैं जो इसकी दर्जा हरारत। तो इस वक्त भी अगर आप बड्डो पे जाएंगे तो आपको 26-27 मिलेगा। अगर इस वक्त गोरख पे होंगे तो इस वक्त भी 25-26 तक होगा। तो इतनी शानदार, इतनी करीब तरीन जगह है, मगर वही फुकदान है ना कि आप वहाँ जाएं तो सही, ना आपको बैठने के लिए कोई रिजॉर्ट है, न रहने के लिए कोई जगह है, न वहाँ पे कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई फनलैंड है, कोई प्ले लैंड है, कोई इस तरह का कोई छोटा मिनी जू हो या इस तरह के कोई लवाजमात हो। हर वही तो कह रहा हूँ ना, हुकूमत को बनाना चाहिए ना। तो क्यों नहीं बनाते यार, क्यों नहीं बनाते? हर साल आप बजट बुक उठा के देखें, वो उसमें पैसे रखते हैं। इतने अरब हमने रख लिए गोरख के लिए, इतने अरब हमने रख लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, वो कहाँ जाते हैं पैसे? पूछो तो सही उनसे। ना सेंस हैं लोग, मतलब जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो हमारे ये ब्यूरोक्रेसी है, वो कागज़ी कार्रवाई करती है, दिखाती कागज़ों में कि हम इसको सिंध को जो है ना स्विट्ज़रलैंड बना रहे हैं, सिंध को मरी बना रहे हैं, सिंध को फलां बना रहे हैं। हकीकत में वो सिर्फ कागज़ों में होता है, वो उनके फंड्स वहाँ जाते हैं। बातें करते और अमल करना, दूसरा बहुत बड़ा फर्क एक तो ये तो गवर्नमेंट साइड की, हमें उसमें जितना भी क्रिटिसिज्म करेंगे तो हम कर सकते हैं, जायज़ भी है। दूसरा, हमें अपने आप पे भी क्रिटिसिज्म करना चाहिए। हम वो लोग हैं जो वहाँ पे मकामी हैं, हम रहते हैं, हमारे इलाकों में इतना घूमने की अच्छी जगह है, मगर हमने आज तक दरख्त नहीं लगाए। हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंफरादी तौर पे नहीं किया, क्योंकि टूरिज़्म पूरी दुनिया में एक सिस्टम ऐसा है कि ये रेवेन्यू जनरेटिंग एक कंपोनेंट है कि आप सयाहत जो है वो कमा के देती है, उस पर ख़र्चा कम होता है, कमा के ज़्यादा देती है, अट्रैक्ट करती है। हमारे पास तो बाकी तो लवाजमात छोड़ दें, इस वक्त मैं गर्मी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास हिल स्टेशन भी अच्छे हैं और वाटर रिजॉर्ट्स हैं वो अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे कराची में किंजर है, उससे हालेजी लेक है, आगे जाएँ तो सेवन है, नवाबशाह में जाएँ तो बहुत सारी और लेक्स हैं, छोटे छोटे तालाब हैं। उनको सिर्फ डेवलप करने की ज़रूरत है और इजी एक्सेस करने की ज़रूरत है और सिक्योरिटी और थोड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। मैं बोल रहा हूँ कि लोग सस्ते में मुफ्ते में जाके इस हीट वेव से बचने के लिए अपनी फैमिली को 2 दिन 3 दिन के लिए अगर ले भी जाए ना, तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है। मगर वही बात है कि अगर ले जाएंगे तो वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं है, उनके सहूलियात नहीं है। देख के क्या आ जाएंगे? पानी देख के आ जाएंगे या पहाड़ घूम के आ जाएंगे? तो इससे क्या होगा? और शाह साहब, आपने जैसे कहा कि लोग खुद दरख्त लगाएं, तो लोगों को तो लगाने चाहिए, लेकिन ये जो महकमा जंगलात है ये क्या कर रहा है? ये अगर कुछ करता तो हम ये बात ना करते कि क्या नहीं कर रहा। महकमा जंगलात ने तो अपने जो जंगलात हैं उनका वजूद ही मिटा दिया है, उनकी जंगलात ख़त्म हो गए और जंगलात की जो ज़मीनें हैं उन पे कब्जे हो चुके हैं। उसूली तौर पे तो सिंध में महकमा जंगलात को ख़त्म कर देना चाहिए। महकमा बना हुआ है, जंगलात नहीं है। जंगलात सिंध में आप समझो कि सखर से लेकर वहाँ से लेकर सिजावल तक, जहाँ पे दरियाए सिंध गिरता है समंदर में, पूरे दोनों साइडों पे हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ रिवराइन फॉरेस्ट थे, जंगली दरियाई जंगलात थे। अब आप उसमें से सिर्फ मैं आपको बताऊं कि एक मियानी फॉरेस्ट जो हैदराबाद के नज़दीक है, नुमाइशी तौर पे रखा हुआ है कुछ चंद 100 एकड़। उससे आगे जाए नवाबशाह में एक पई फॉरेस्ट है, 2-4 हज़ार एकड़ पे नुमाइशी रखा हुआ है कि हमने प्रिजर्व किया हुआ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि महकमे का एक वजूद रखने के लिए कि ये 4 जंगलात रखे हुए हैं। कहाँ गया हमारे पास कुंदा जंगलात था जो 7 से शुरू होता था दादू तक, पूरा ये बेल्ट दोनों साइडों पे। उस साइड पे नवाबशाह सकरण से आप चले जाए मोरो तक, और वहाँ से यहाँ से दादू से 7 तक दोनों साइडों पे दरिया के बीच में दरिया बहता था, साइड में ये घने जंगलात होते थे, वो ख़त्म हो गए, ज़मीनें बन गई और बड़े लोगों की ये किसकी आपको भी पता है। आप चले जाएँ सांगड़ में मक्खी फॉरेस्ट होता था। हाँ। उसको आपने चोटियाली डैम बना के, वो रिजर्वायर बना के ज़मीनें भी तबाह कर दी, जंगलात भी तबाह कर दिए, ज़मीनों पे कब्ज़े भी हो गए, जो चीज़ें हो गई, ये एक अलग से मामला हो गया। उसके आप नीचे चले जाएं तो बान सईदाबाद दादू के साथ एक और अदरी फॉरेस्ट के नाम से एक फॉरेस्ट था, वो ख़त्म हो गया। इस वक्त छोटा मोटा एक जंगलात बचे हुए हैं, शाह बेलो बचा हुआ है सखर साइड के घोटकी साइड पे, राजड़ी बेलो ख़त्म हो गया, राजड़ी बेलो ख़त्म हो गया सांगड़ से साइड पे। तो अब ये जो 1-2 जंगलात मिसाल के तौर पे घोटकी के कच्चे में बचे हुए हैं थोड़े बहुत, और सखर के कच्चे में थोड़े बहुत बचे हैं, तो आप वहाँ पे डाकू राज बना के जिन लोगों की वहाँ पे नज़रें हैं कि ये डाकुओं का इतना हाइप क्रिएट करो, फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन करो, फिर ये जंगलात काटो, फिर ये ज़मीनें हड़प लो, ये सारा एक प्री प्लान है, हड़प कर ली गई हैं जिनने भी किए आपको भी पता है, सबको पता है।
तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जंगलात भी नहीं हैं, हम खुद भी दरख्त नहीं करते। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल अब जो है कि हम चेंज करें तो ही हम इस गर्मी की शिद्दत से, इंटरनेशनली लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें ख़ुद को भी चेंज करना पड़ रहा है। हम अभी तक देखें, हम कपड़े जो पहनते हैं वो हमारे मौसम के मुताबिक नहीं हैं। हम जितना खाना खाते हैं वो हमारे मौसम के मुताबिक नहीं है। जितना हम लाइफस्टाइल बनाते हैं, अपने घर वगैरह बनाते हैं, वो हम कंस्ट्रक्शन तो करते हैं, सारी कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। पहले कच्ची गारे की ईंटें होती, सिलें होती थी, वो बड़े घर होते थे, खुले हवादार, और पूरी प्लानिंग से घर बनते थे। शहरों की मास्टर प्लानिंग होती थी। कहाँ है कराची की मास्टर प्लानिंग, जहाँ पे आप बताएं। अंग्रेज़ों ने जब कराची की मास्टर प्लानिंग की थी तो उसमें उन्होंने विंड कॉरिडोर्स छोड़े थे कि भाई ये गडाफ से लेकर मलीर तक का ये जो इलाका है, ये कुदरती तौर पे यहाँ से पानी का बहाव है, ये नीचे है, और यहाँ से जो हवा चलती है जब तो ये नीचे से ऊपर उठती है। तो इसके लिए जगह चाहिए कि हवा के सामने या आजू बाजू कोई रुकावट ना हो ताकि हवा बंद ना हो सके। मगर आज बात आप जाके वहाँ सारे कब्ज़े हो गए हैं, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, शहरों के पार्क सारे ख़त्म हो गए हैं। अगर पार्क थोड़े बहुत बचे हैं तो वहाँ पे बंजर है, ना पानी है, ना उनके दरख्त हैं। पार्किंग सब कुछ खत्म हो गया। पार्क को पार्किंग कर दिया है, पार्किंग से फिर हम ठेके से माल कमा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ अब देखें ना, ये क्लाइमेट चेंज तो एक नेचुरल फिनोमेना है, मगर बाकी सारे इशू हमारे खुद साख्ता पैदा किए हुए हैं, और वो लोग इसमें समझ नहीं रहे हैं कि गवर्नमेंट तो ये चाहती है या जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि लोग इसी तरह अजाब में रहें, मगर लोग खुद भी चाहते हैं, वो भी तब्दील नहीं होना चाहते। वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, सिंपल करें, सादा रखें, और सादा खाएं पिएं और अच्छे तरीके से रहें, तो मेरे ख्याल में इस गर्मी की शिद्दत से, इस लोडी शेड का ही किस हद तक बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह जल्द किसी और मौजू के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।